कभी भी हवा में पौधे नहीं लगाए जा सकते। जड़ों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। नए नए विषयों पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। समाज की, समय की, विश्व की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसी ही एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है जिसके बारे में हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, जिस पे चर्चा करने की जरूरत है। माँ के बारे में गांधी जी ने बात की। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी। माँ को हम लगातार देखते हैं, माँ को हम लगातार देखते हैं। माँ स्त्री स्वरूपा होती है। बहन को हम लगातार देखते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। पर यदि कहीं हमारे साथ कोई बात होती है तो सबसे पहले हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्हीं को गाली देने का हथियार बनाते हैं। क्या यह सोच ठीक है? आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं वह है महिला सशक्तिकरण। हरिशंकर परसाई एक बात कहते हैं कि दिवस जो हैं वो कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं। मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में यदि हम महिलाओं की स्थिति का जायजा लेते हैं, यदि हम उसका मूल्यांकन करते हैं, यदि हम उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो हमें समझ आता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, यदि उनकी बात भी हम सुनी माँ तो उनसे एक बात कहती है। एक लाइन में तुलसी बाबा अपनी बात को समझा देते हैं। वे कहती हैं, तत्विधि सर्जी नारी जग माही, तत्विधि सर्जी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। दूसरे के अधीन रहने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और हमारे बड़े बड़े जो चिंतक हैं वो कैसे इतना संकुचित सोच गए, समझ से परे है। चाणक्य जैसे चिंतक कहते हैं कि स्त्री को हमेशा बंधनों में रखा जाना चाहिए। प्रारंभ में वह पिता के नियंत्रण में रहे, तत्पश्चात वह पति के नियंत्रण में रहे और उसके बाद वह बच्चों के नियंत्रण में रहे। तो दुनिया की आजादी के इतने वर्षों के बाद क्या इस प्रकार के चिंतन को ठीक ठहराया जा सकता है? हम देखते हैं कि हरियाणा की भूमि से एक बहुत बड़े क्रांति का सूत्रपात हुआ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके फल भी हम लोग देख रहे हैं। हमारी हरियाणा की भूमि से एक मंत्र निकला, हमारी बेटियां छोरों से कम नहीं। लगातार हम उनको महत्व देने का काम कर रहे हैं और वे मेडल पे मेडल लाने का काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं, मैं मेरे आसपास के इलाके में देखता हूं कि नीट की परीक्षा में पूरे भारत में प्रथम स्थान यदि प्राप्त किया है तो वह मेरे क्षेत्र की बेटी ने, हरियाणा की बेटी ने प्राप्त किया। बोर्ड बिल्कुल छोटे से गांव की है। हाँ जी, बोर्ड में लड़कियां लगातार जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज में लगातार लड़कियां जा रही हैं। लेकिन मित्रों, बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद भी जिला महेंद्रगढ़ में भ्रूण हत्याएं सबसे ज्यादा होती है। आश्चर्यजनक रूप से हम ये सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सोच अलग होगी और मेवात में स्त्रियों की संख्या या लड़कियों की संख्या ज्यादा है और बहुत पढ़े लिखे इलाकों में लड़कियों की संख्या कम है। ये हमारी स्त्री संबंधित मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए महिलाओं को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार हमने एक ऐसी सामाजिक संरचना को बनाया हुआ है जो स्त्रियों के लिए समस्याएं पैदा करती है। मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पंक्ति चलती है। क्या पंक्ति चलती है? स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती। स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती। कैसे बनाई जाती है? हमने काम बांट रखे हैं, हमने भाषा में अंतर कर रखा है। झाड़ू लगाने का काम कौन करेगा? लड़की। रोटी बनाने का काम कौन करेगा? कपड़े धोने का काम कौन करेगा? क्या यह ठीक है? तो हमें आज चिंतन करना है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो कहां कहां खराब है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, इन सब विषयों पे हमें सोचना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और यही कारण है कि हमारी माननीय संसद ने महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है उसका बिल अभी लोकसभा में पारित किया है, क्योंकि वहां बहुत कम स्त्रियां हैं। आश्चर्यजनक रूप से जब देश का संविधान बना
तो उसमें कुछ 11 महिलाएं शामिल रही, लेकिन उन महिलाओं के बारे में हम चर्चा नहीं करते। अगर हम कहें बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो रानी थी। अब यहाँ हम शब्द किस महिला के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? मर्दानी। पर यदि कोई पुरुष महिला का काम करता है तो हम उसको कहते हैं रांडियोज है। ये है रांडियोज, यानी स्त्री से यदि तुलना होती है तो हम उसे अपमान का सूचक मानते हैं, और अगर पुरुष से तुलना होती है तो हम उसे सम्मान का सूचक मानते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारी मानसिकता है, तत्वविधि मानसिकता है कि भाई तुलसी जैसे जो चिंतक हैं वो भी यहां तक कह देते हैं कि जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, और ऐसे ही नाय पुरुष बिनु नाय। क्या पुरुष के बिना नारी का अस्तित्व नहीं है? मायावती जी को किसी पुरुष की आवश्यकता है क्या? हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता है क्या? इंदिरा गांधी जी ने देश को इतना सशक्त बनाया और दुर्गा के अवतार के रूप में उनको पूजा गया। कैसे उन्होंने दूसरे देशों के साथ युद्ध लड़े। इतनी सशक्त महिलाएं हमारे पूरे साहित्य में, समाज में विराजमान हैं। अभी गांधी जी कह रहे थे कि मां से बड़ी कोई है क्या स्त्री? क्या स्त्री से हम पैदा नहीं हुए? तो हमें समझना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए। देश के सशक्तिकरण में, शक्तिकरण में, योगदान में उनके महत्व को समझना चाहिए। महिलाएं हैं, दुनिया में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो कितना योगदान महिलाओं का रहता है, आप सुनिए और समझिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण मैं ढूंढ के लाऊं, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां। वीरों की शहीदों की अर्थी को कांधा देके सुना शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटियों को मजबूत बनाइए आप, हर स्तर पर बेटियां आपका साथ देंगी। एक पिता की संवेदनाओं को सबसे ज्यादा यदि समझती हैं तो कौन समझती हैं? बेटियां समझती हैं। और हम इतने निर्लज्ज हैं कि उन्हीं बेटियों को आने नहीं देते, ओख में उनको समाप्त कर देते हैं। ये हमारी सोच रहती है। कबीर जैसे बड़े चिंतक पता नहीं कैसे लिख गए, ठीक लिखा है कि उनके नाम से किसी ने लिखा कहा नहीं जा सकता, पर सोच निश्चित रूप से ये गलत है कि नारी की झाई पर अंधा होत भुजंग और तिनको कौन हवाल है जो नित नारी के संग। इस तरह की मानसिकता यदि हमारे साहित्य में, समाज में, संस्कृति में, भाषा में, संस्कार में कहीं भी है तो हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से चिंतन से और विचारों से समाज में परिवर्तन आता है। जब हम बीच में थोड़े आप किसी उम्र के थे, गांव में रहते थे, तो हमारे शादियों में महिलाएं नहीं आती थी। मुश्किल से किसी एक शादी में बारात में 5-7 महिलाएं आ गई और उसके बाद क्या होता था, उनको सीधे चौबारे में पहुंचा दिया जाता है। गांव के कुछ लोग उनकी रक्षा में खड़े हो जाते, जैसे पता नहीं क्या आ गया हो, क्या हो जाएगा, और उसके बाद वहीं से वो वापस चली जाती थी। अब समाज में बदलाव आया है। आज मैं देखता हूँ मेरे इलाके में डीजे बजता है, महिलाएं नाचती हैं और पुरुष भीतर से देखता रहेगा खड़े खड़े। वो अंदर शर्माते रहेंगे और वो आराम से नाचती है। क्या पता नहीं, कोई समस्या नहीं है। नृत्य करने का अधिकार सभी को है, प्रसन्न होने का अधिकार सभी को है। सारी बाध्यताएं, नियम, कानून केवल स्त्रियों के लिए यदि हम सोचे कि हो तो यह हमारी मानसिकता का दिवालियापन, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। मैं कल आपसे चर्चा कर रहा था कि हम चाहते हैं, हम सुख की बात कर रहे थे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नारी ही पतिव्रता क्यों हो, पुरुष पतिव्रता क्यों हो। यह समझ भी हमारे साथ होनी चाहिए। हम यदि चाहते हैं कि हमारी नारी पतिव्रता होना भी चाहिए, तो हमें भी एक पतिव्रता होना चाहिए। यानी जो भी नियम बने, जो भी सिद्धांत बने, उनमें इस आधार पर भेदभाव
सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पर स्त्रियों को अलग करें। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मुहिम अब शुरू हुई है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी चीज है कि पहले हमारे यहाँ जब थाली बजती थी तो थाली बजने का क्या मतलब था? लड़का होना। देखिए समाज में कैसी कैसी भ्रांतियां और कैसी कैसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं, तो हमें उन्हें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए अगर कुछ त्रुटियां रही हैं तो। अब लड़कियों के होने पर भी थाली बजाई जाती है। कुआं पूजन पहले हम किसका करते थे? लड़कों का करते थे। हमारे वहां मुहिम शुरू हो गई और मैं उम्मीद करता हूं आपकी तरफ भी हो गई होगी। अब हम लड़कियों के पैदा होने पर भी उसी प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और अपने यहाँ सब प्रकार के जो उत्सव हैं वो मनाते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहली चीज, अगर हम सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, और वह क्या है? शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क परिवर्तित होते हैं, विचार परिवर्तित होते हैं, और एक विचार दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखता है। अभी मंडल जी चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति एक विचार लेकर के आता है रेड क्रॉस सोसाइटी का, और उसी के माध्यम से पूरी दुनिया में अमन, शांति, भाईचारे, सहयोग और मानवता का इतना बड़ा संगठन खड़ा हो जाता है। तो यदि आज हम मां गंगा के पवित्र किनारे पर बैठकर हरिद्वार में ये चिंतन करते हैं कि हम अपने समाज से और विशेष रूप से अपने मस्तिष्क से वे तमाम विद्रूपताएं, वे तमाम असमानताएं जो स्त्रियों के प्रति हमारे मन में भरी हुई है, उनको निकाल देंगे तो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। बेटा ये बहुत बड़ी बात है कि देश में आधी संख्या में महिलाएं हैं। अगर हम उस शक्ति का सदुपयोग कर लें तो निश्चित रूप से देश की ताकत तुरंत दुगनी हो जाएगी। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उनके वेतन में फर्क है, हम देखते हैं कि उनके काम करने के तरीके में फर्क है, हम देखते हैं कि यदि हम बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा कि बेटों को संस्कारित करना पड़ेगा। क्योंकि उन बेटियों को जो परेशान करने वाले लोग हैं वो कौन हैं? वे हमारे ही बीच से तो हैं, हमारे ही तो अपने लोग हैं। एक पहली चीज निकल के आई कि महिलाओं को यदि सशक्त बनाना है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? शिक्षा है। अशिक्षित यदि महिलाएं होंगी उनका शोषण अधिक होगा, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारियां नहीं होंगी। आप देखिए इसी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा विभाग ने क्या किया है? हमारे यहाँ लीगल सेल। लीगल सेल किस लिए है? बेटियों को ताकत देने के लिए, बेटियों को उनके अधिकार बताने के लिए, बेटियों को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, कौन उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, कैसी स्थिति में जेल हो सकती है, ये सब आप जानना चाहते हैं। कहां जाएंगे? लीगल सेल में चले जाएंगे। अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अगर आपको हैं तो हम उनकी जांच करवाते हैं। अगर फीस से संबंधित समस्याएं हैं तो हरियाणा सरकार ने सब उनके जो खर्चे हैं वो माफ किए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि सरकारें अपने स्तर पर बहुत कुछ कर रही हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमारी सरकार की मुहिम है। पहली चीज उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण जो होता है हम गांव की सबसे पढ़ी लिखी बेटी से करवाते हैं। करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? किस लिए है वो? महिला सशक्तिकरण के लिए, ताकि बेटी को सम्मान मिले, उसे लगे कि पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। प्राचार्य खड़े हैं, गांव के सरपंच खड़े हैं, और ध्वजारोहण कौन कर रही है? बेटी कर रही है। और किसके कारण कर रही है? शिक्षित होने के कारण कर रही है, पढ़ाई के कारण कर रही है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। शिक्षा के महत्व को बताने के लिए, उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए, आत्मविश्वास को जगाने के लिए एक बेटी वहां ध्वजारोहण कर रही है।